मुझे लगता है आज की कहानी जब मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद कुछ आपके कमेंट्स में, हालांकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेल ज़्यादा पढ़ता हूँ, और मेल में ज़रूर कुछ बातें आज होंगी। और क्यों होंगी और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी सोचेंगे और मुस्कुराएंगे भी। कहानी केरल की है। केरल में एक नौजवान जिसकी उम्र 31 साल, नाम नीतीश PR, 12वीं पास, लिखने पढ़ने का शौकीन, और ख़ास तौर पर ब्लैक मैजिक, उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन था। तो ब्लैक मैजिक के बारे में उसने खूब पढ़ा लिखा, रिसर्च किया, और इसके बाद उसने एक नॉवल लिखा। नॉवल का नाम था महामंथरिकम। महामंथरिकम नॉवल लिखने के बाद अब नीतीश ने डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म पर, ऐसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैं जिसमें लोग कहानियाँ सुनाते हैं ऑडियो के ज़रिए। जैसे मैं नाम ले लूँगा, कई मैं कहता भी हूँ कि आप ये कहानी इस ऑडियो बुक में सुने, तो ऐसे तरह तरह के हैं हमारे यहाँ बहुत सारे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल पे जहाँ आप कहानियाँ सुनते हैं। तो नॉवल महामंथरिकम, ये नॉवल जो कहानी थी इसमें, वो कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो ब्लैक मैजिक का जानकार है। उसके बाद एक फैमिली के टच में आता है, फिर उस फैमिली के लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, फिर एक बच्चे का कत्ल होता है, फिर घर का मुखिया गायब हो जाता है। तो इसी के इर्द गिर्द और उसी में ये पूरी ब्लैक मैजिक और उसकी कहानी थी। तो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम था प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि एक केरल में है और इसके ज़रिए लोग कहानी सुनाते हैं ऑनलाइन। तो नीतीश ने 2018 में इसी डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म प्रतिलिपि पर एक कहानी के 6 एपिसोड सुनाए। और ये कहानी थी एक ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बदला, खौफ, रिश्ते, अपवित्र रिश्ते, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये पूरी एक सीरीज थी जिसके 6 एपिसोड थे। तो ऑडियो बुक के तौर पर ये कहानी प्रतिलिपि, जो एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म नाम की जो भी कंपनी कहें आप, उस पर नीतीश ने ये सुनाई 6 एपिसोड 2018 में। इत्तेफाक से लोगों को ये कहानी बड़ी पसंद आई, क्योंकि वैसे भी मिस्टीरियस, भूत प्रेत, जादू टोना, खौफ, बदला, थोड़ा लोग ज़्यादा इसको ध्यान से सुनते हैं। तो नीतीश ने भी इसको जिस अंदाज में सुनाया और जिस तरह की कहानी थी, 6 एपिसोड में एक पूरे फैमिली की कहानी, उसको लोगों ने सुना। और उस वक्त 2018 की बात है, करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन ये कहानी सुनी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और फिर ये भी कहा कि आप इसी तरह की सीरीज़ और सुनाएं और कहानियाँ लाएं। नीतीश का भी हौसला बढ़ा, लोगों को पसंद भी आया। उधर उसके जो नॉवेल महामंथरिकम, वो भी लोग खरीद के पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन तभी 2 मार्च 2024, इसी महीने 25 दिन पहले की बात है, केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है कटप्पना। कटप्पा याद आ गया, लेकिन ये कटप्पना है। तो इसी कटप्पना शहर में 2 लोगों को केरल पुलिस गिरफ्तार करती है। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में चोरी करने की कोशिश की थी। कोशिश क्या, चोरी कर भी ली थी। लेकिन CCTV फुटेज और बाकी चीज़ों के सहारे पुलिस चोरों की तस्वीर देखती है और उसके बाद 2 चोरों को आइडेंटिफाई करती है। उनमें से एक का नाम था विष्णु और दूसरे का नाम था नीतीश PR। वही नीतीश PR जिसने 6 सीरीज में जो प्रतिलिपि ऑडियो प्लेटफॉर्म, उस पर कहानी सुनाई, जिसने नॉवेल लिखा भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर। तो एक नॉवेल लिखने वाला राइटर, एक स्टोरी सुनाने वाला स्टोरी टेलर, चोरी के मामले में अब पुलिस के रडार पर। पुलिस उसका पता सुराग ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंचती। अब ये दोनों विष्णु और नीतीश पुलिस के कब्जे में लेने के बाद अब चोरी का माल भी बरामद करना था। तो उनसे पूछताछ होती, फिर ये होता कि घर में तलाशी लेते हैं, शायद ले जाकर चोरी का माल रखा हो। तो पुलिस फिर से घर के अंदर की तलाशी लेती है। इत्तेफाक से एक कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर से घर के अंदर। पुलिस उस दरवाजे को खोलती है, जब अंदर जाती है तो चौंक उठती है,
देखती है 2 महिलाएं, एक थोड़ी एजेड एक थोड़ी यंग, उस कमरे के अंदर बंद है। उन दोनों को बाहर निकाला गया तो देख कर ये लगा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो लगा कि इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पुलिस बड़ी हैरान कि एक शहर के घर के अंदर 2 महिलाएं इस तरह से कैद। खैर उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद ये पता किया गया कि भाई इनका कोई फैमिली मेंबर रिलेटिव कोई हो। तो अब छानबीन शुरू हुई तो पता चला हाँ, इनके जो गार्जियन है उनका नाम है विजयन, और विजयन इत्तेफाक से लास्ट ईयर 2023 के सितंबर से गायब है। 2 महिलाएं घर के अंदर कैद है। घर का मुखिया सितंबर से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। अब पुलिस हैरान। अब अड़ोस पड़ोस के लोगों से, पंचायत से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि ये कुछ वक्त पहले यहाँ पे ये फैमिली किराए पर आई थी, लेकिन कभी भी किसी बाहरी शख्स को इन लोगों ने अपने घर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। जो दोनों नीतीश और विष्णु बस यही आते थे। उन्होंने कहा कभी घर के बाहर उन्होंने किसी महिलाओं के कपड़ों को सूखते हुए भी नहीं दिखाया। आमतौर पे जैसे होता है कि धोने के बाद बाहर डाल देते हैं, जिससे अंदाज़ा हो जाता है घर में महिलाएं भी हैं, और कोई अंदर जा नहीं सकता था, इसलिए किसी को पता नहीं कि इस घर के अंदर 2 महिलाएं भी रहती हैं। अब पुलिस हैरान कि इतनी गोपनीयता और इनको कैद करके रखने की वजह क्या है। अब पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस फिर हैरान हो जाती है। पता चला कि जो नीतीश के साथ दूसरा उसका साथी चोर विष्णु, वो कोई और नहीं है बल्कि उन्हीं 2 महिलाओं में से एक का भाई और एक का बेटा है। अब एक बेटे ने और एक भाई ने अपनी ही माँ और अपनी बहन को एक घर में कैद कर रखा है, और इस हद तक कैद कर रखा कि उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही। और उसी बेटे का बाप सितंबर 2023 से गायब है। अब ये कहानी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों चोर, दोनों से पुलिस ने पूरी पूछताछ कर ली, तमाम कोशिश कर ली। अब नीतीश के बारे में पुलिस ने कहा कि ज़रा इसको छानबीन करो, तो पता चला नीतीश उसी केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, कटप्पना शहर का। 12वीं तक उसने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद 12वीं के बाद वो इधर उधर भटकता रहा। फिर उसे अचानक ब्लैक मैजिक का शौक़ हुआ। उसने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। फिर उसी कटप्पना शहर में रहने वाले विजयन के वो संपर्क में आया। विजयन के घर में विजयन, उनका बेटा विष्णु और उनकी पत्नी और बेटी थी। तो ये वो भी कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र पर बिलीव करते थे। नीतीश ने उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई कि विजयन का उस पर भरोसा कायम हो गया कि शख्स बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ जानता है। अब वो उसके ब्लैक मैजिक में जो वो कहता उसकी मदद करते हैं, उनको लगता उनकी ज़िंदगी पलट जाएगी, सब अच्छा होगा। तो जब ये दोनों रिश्तों के बारे में पता चला तो पुलिस ने फिर हर तरफ से पड़ताल करने के बाद अब तसल्ली से जब पूछताछ की तो आखिरकार पुलिस की नज़र जाकर ठहरी उस नॉवेल पर, जो नॉवेल जिसका नाम महामंत्रिकम, जो नीतीश ने लिखा। अब ये विजयन की पूरी फैमिली की कहानी जो पुलिस ने जांच की, पता चला ये 4 लोग हैं फैमिली में, सब कुछ ऐसा है, एक बेटी है, पत्नी है, और ये भी तंत्र मंत्र के शौकीन। उनके अंदर भी कुछ मतलब कुछ पाने की हसरत इसी काला जादू के ज़रिए। इत्तेफाक से इस नॉवेल का पूरा थीम यही था, और इस नॉवेल की पूरी कहानी जो थी, जो नीतीश ने लिखी थी, वो एक फैमिली की ही कहानी थी। कैरेक्टर के नाम बदले हुए थे, लेकिन उसके नॉवेल में भी 4 कैरेक्टर थे, इस घर में भी 4 कैरेक्टर थे। उसके नॉवेल में भी लगभग सबकी उम्र जो बताई गई थी वैसे वैसी उसके कैरेक्टर की उम्र थी। तो पुलिस को लगा कि ये कैसे हो सकता है। बात 2018 की है जब ये नॉवेल लिखी गई, 17 के एंड में, और 18 में उसने ऑनलाइन ये कहानी भी सुनाई। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं जो इस फैमिली की कहानी है वही इस नॉवेल की कहानी है। लेकिन फिर पुलिस का माथा ठनका। उस नॉवेल में कुछ और चीज़ें थी। उस नॉवेल में था एक न्यू बॉर्न बेबी का मर्डर, कत्ल, कि जिसके पैदा होने के 3-4 दिन के अंदर अंदर उसका कत्ल हो जाता है। ये उस नॉवेल में लिखा हुआ था। अब पुलिस को लगा कि इस घर में 4 लोग, विजयन, उनकी वाइफ, उनकी भी उम्र 60 के आसपास,
बेटा विष्णु, उसकी शादी नहीं हुई, और एक बहन विष्णु की और विजयन की बेटी जो कि कुमारी है। तो इस घर में फिर न्यू बॉर्न बेबी कहाँ से आ सकता है? अब पुलिस ने इसकी तफ्तीश करनी शुरू की। इस दौरान में दिक्कत यह आई कि कई घर विजयन की फैमिली ने बदल डाले थे। उनका अपना घर था जिसको उन्होंने बेच दिया करीब 80 लाख रुपए में उस दौर में। फिर उन्होंने किराए का घर लिया और लगातार नीतीश इनके साथ साथ रहता था। तो साथ होना, घर बेचने, ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। लेकिन पुलिस को परेशान कर रही है उस नॉवेल का वो कैरेक्टर जो 4 दिन या 3 या 4 दिन का एक बच्चा है और जिसकी मौत हो जाती है। पुलिस को लगा कि अगर नॉवेल के हर किरदार, पूरी कहानी का बेस विजयन की फैमिली से मिल रहा है तो फिर इस बच्चे का सच भी कहीं ना कहीं तो होगा। अब पुलिस ने और कुरेदना शुरू किया। इस जांच के दौरान अब पुलिस के पास बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब लगा कि पुख्ता सबूत अगर हासिल करना है तो इन दोनों में से किसी एक का मुंह खुलवाना होगा, विष्णु और नीतीश। नीतीश बेहद घाघ था, पुलिस को लग गया था कि ये घुमा रहा है और ब्लैक मैजिक ये वो तो पुलिस वालों को ही दिखाना शुरू कर चुका था। तो अब विष्णु, पुलिस ने उसके इमोशन को जगाने की कोशिश की कि तुम्हारा फादर गायब है, तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 जो बहन और माँ है उनकी हालत ऐसी है, कैद है, तुम कैसी औलाद हो। आखिरकार विष्णु टूट गया और फिर उसने कहानी सुनाई। जब उसने कहानी सुनाई तो फिर नीतीश के पास भी कोई चारा नहीं था। अब नीतीश ने भी फिर अपनी कहानी सुनाई और जो दोनों ने कहानी सुनाई वो कहानी अब आपको मैं सुनाता हूं। 12वीं की पढ़ाई के बाद अचानक ब्लैक मैजिक का शौक हुआ। उसके बाद वो काला जादू के लिए तंत्र मंत्र, ओझा, इन सब के चक्कर काटने लगा। इसी दौरान वो इधर उधर भटकता, बहुत सारे परिवारों से मिलता, उनसे कहता कि आपके दुख दर्द ये सब दूर कर दूंगा। कुछ कुछ वो करता, लोग उससे प्रभावित होते। और इसी दौरान एक रोज़ इत्तफाकन उसकी मुलाकात विजयन फैमिली से हो गई। जब विजयन फैमिली से हुई तो उसने इत्तफाक से विजयन फैमिली के लोग भी की कमज़ोर कड़ी यही सब ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र ये था कि इससे उनकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाए, बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। अब यहाँ पे नीतीश ने उनके इस कमज़ोरी से खेलना शुरू किया और उसने कुछ कुछ चमत्कार टाइप की चीज़ें दिखाई, वो प्रभावित होते गए। अब उसका घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान में जब घर आना जाना शुरू हुआ तो विजयन की बेटी के साथ नीतीश के रिश्ते कायम हो गए। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उसका अंजाम ये हुआ कि 2016 में विजयन की बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब चूंकि शादी हुई नहीं, समाज बिरादरी में क्या कहें। अब ये बात नीतीश और विजयन को भी पता थी और विष्णु को भी। लेकिन ये परिवार इतने चंगुल में आ चुका था कि नीतीश ने कहा कि ये सब उसके ब्लैक मैजिक का एक पार्ट है। उसके बाद जब 4था दिन हुआ था उस बच्चे को जन्म हुए तो नीतीश ने बाकायदा विजयन और विष्णु के साथ मिलकर उस बच्चे का मर्डर किया और उस बच्चे का कत्ल करने के बाद उसे ले जाकर दफना दिया। यानी इस कत्ल में खुद विजयन और विष्णु ने उसका सपोर्ट किया और साथ दिया, और ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के नाम पर। अब इसके बाद पूरी तरह से विजयन और विष्णु नीतीश के कंट्रोल में था। वो जैसा कहता वो लोग वैसे ही करते। फिर उसने कहा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, इस घर को छोड़ो और एक नया घर लो, इसको बेच दो। उन्होंने घर बेच दिया, पैसे किराए पे लिया। उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल नीतीश ने भी किया। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने कहा कि ये जो काला जादू और सारी चीज़ें हैं ये इशारा कर रही हैं कि हमें कुछ चोरी करनी चाहिए। विष्णु तैयार हो गया क्योंकि वो भी बुरी तरह से उसके शिकंजे में था। उसके बाद उसने कई जगह चोरी की। धीरे धीरे उसने अपने इस क्राइम में विजयन को भी शामिल कर लिया और ये सिलसिला चलता रहा। उधर काला जादू और ब्लैक मंत्र जो भी था उसके नाम पर उनके घर की दोनों महिलाओं के दिमाग पे असर होना शुरू हो चुका था। फिर लगा कि अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, घर बेचकर इसने दूसरी जगह किराए पे घर लिया, फिर तीसरी जगह लिया। फिर 2018 आते आते इसने नॉवेल लिख डाला इसी घर की कहानी और उस 4 दिन के बच्चे के ऊपर। और फिर बाकायदा उसको मौका मिला, उसने जाकर ऑनलाइन ऑडियो प्लेटफॉर्म पर वो कहानी सुना दी। इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। फिर इसने घर बदला ताकि शक न हो। विजयन भी साथ थे। लेकिन अगस्त 2023 में विजयन को एहसास हुआ
कि शायद नीतीश के चक्कर में वो अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और ये काला जादू और ये सब कुछ नहीं है। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, इन सब की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बेटा भी चोरी के रास्ते पर चल पड़ा है और अब एक तरह से वो उन लोगों के ऊपर रूल करने लगा था, क्योंकि बहुत सारे राज का भी भागीदार था वो, कि मैं तो फंसूंगा, तुम लोग भी अंदर जाओगे, ये कत्ल किया इसमें तुम दोनों भी शामिल हो, तो वो सब परेशान। लेकिन अगस्त 2023 में विजयन ने अचानक फैसला किया कि अब वो और नीतीश का साथ नहीं देंगे और उन्होंने नीतीश से कहा कि अब तुम हमारी ज़िंदगी से निकल लो। नीतीश को एहसास हो गया कि अब विजयन शायद कहीं जाकर पुलिस तक को कुछ बात ना बता दे। उसने विष्णु को कहा कि देखो, अगर तुम्हारे बाप ने कुछ खोला तो मेरे साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। इसके बाद दोनों ने तय किया कि विजयन को रास्ते से हटा देते हैं। एक बेटे ने अपने बाप के कत्ल में एक जादू टोना करने वाले का साथ दिया। इसके बाद अगस्त 2023 में जिस घर में ये लोग पहले रह रहे थे किराए पे, उसी घर के अंदर विजयन का कत्ल कर दिया गला घोंटकर, और उसी घर में कमरे के अंदर गड्ढा खोदकर विजयन की लाश को दफना दिया। ये सब करने के 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किराए का घर भी वो छोड़ दिया और फिर आ गए वो नई जगह पर, जिस जगह से ये दोनों गिरफ्तार हुए और जिस जगह दोनों महिलाएं कैद थी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को अस्पताल भेजा है, उनका इलाज चल रहा है और अब यह है कि शायद उनके इलाज के बाद उनका बयान हो और कुछ चीज़ें आए। लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत मिला पुलिस को, वो उन दोनों के बयान के बाद जिस पुराने घर में उन्होंने विजयन का कत्ल करके लाश को दफनाया था, वहाँ से उसकी बॉडी बरामद हो गई। विजयन की बॉडी के पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ें हो गई हैं ताकि ये साबित हो सके कि वो विजयन है। और अब पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की। फिलहाल दोनों यानी कि नीतीश और विष्णु जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, इसी केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो अब इस कहानी का सार ये है कि कातिल पहले जादू टोना की बात करता है, फिर उसी जादू टोना के नाम पर एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। इसके बाद 4 दिन के पैदा हुए उस बच्चे का कत्ल करता है और फिर थोड़ा वक्त बीतता है। उसी फैमिली को अपने चंगुल में लेने के बाद वो एक नॉवेल लिखता है और यही कहानी 6 एपिसोड में ऑनलाइन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर सुनाता है, अपने ही हाथों से किए गए कत्ल की कहानी को। और इसके बाद फिर वो दूसरा कत्ल करता है। 8 साल 2016 में उसने ये कत्ल किया था 4 दिन के बच्चे का, 2023 में किया विजयन का, और उसके बाद 2024 अभी 2 मार्च को अरेस्ट हुआ है। 8 साल तक इस कहानी पे पर्दा पड़ा रहा। और अगर केरल पुलिस की माने तो चोरी के मामले में ये दोनों गिरफ्तार हुए थे और ये मामला जाकर रुकेगा 2 कत्ल के केस पर। इस केस का खुलासा तब तक मुमकिन नहीं था अगर खुद कातिल ने वो नॉवेल न लिखा होता और कातिल ने खुद इस कत्ल की कहानी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर न सुनाई होती, तो शायद विजयन और उस 4 दिन के बच्चे की न कभी लाश का पता चलता न कत्ल का। लेकिन हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। तो शुरुआत में मैंने आपसे इसीलिए कहा था क्योंकि इस कहानी को जब मैं रिसर्च कर रहा था और बात कर रहा था, सोच रहा था, तो मैंने कहा यार कहानी तो मैं भी सुनाता हूँ, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकता जो नीतीश ने किया। लेकिन हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत होशियार है, तो मुझे मालूम था कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स बाद में करें, तो मैंने कहा कि पहले खुद ही से कर देता हूँ। बाकी अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों की राय का हमेशा स्वागत रहता है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले भी अपना सिलसिला। आज हर्ष गोठी, हमारे चिराग गोठी स्टार, डेली आप उनकी सुनते हैं, वो क्या नाम है, बतौलेबाजी करते हैं वो, और वो सिर्फ उस पर नहीं करते हैं, दिन भर ऑफिस में भी करते रहते हैं। तो आज उनके 3 अनमोल रत्न में से एक बीच वाले हर्ष गोठी का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे हर्ष, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, और जैसे पापा चाहते हैं अच्छे क्रिकेटर बनो। चिराग को क्रिकेट का बहुत शौक है, अभी भी खेलता है। तो हैप्पी बर्थडे हर्ष। इसके अलावा आज मीनाक्षी मैम
इनका भी आज जन्मदिन है। तो मीनाक्षी मैम, हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। और आज 60वां मतलब जन्मदिन है मीनाक्षी मैम का, और शायद इसी महीने वो रिटायर भी हो रही हैं। मॉडर्न स्कूल में पढ़ाती हैं दिल्ली के बाराखंबा रोड पर। बहुत ही अच्छी और सज्जन मीनाक्षी मैम, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आपकी एकदम और भी ज़्यादा गुलजार हो, यही मेरी दुआ है। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। साथ ही आज आरुषि बिंद्रा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि, आप हमेशा अच्छे रहें। निधि, रामाशीष और किट्टू, निधि और रामाशीष इनके मॉम डैड हैं, तो आरुषि हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा कौशल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कौशल। और भेजा रवि शर्मा ने है। महेश केमकर साहब, इनका भी जन्मदिन बल्कि 25 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे महेश भाई। और ये भेजा है प्रीति जी ने, उनके पति हैं महेश और बेटा तनिष। नीलेश, इनका सवाल है कि किसी भी केस में गवाहों की तादाद कितनी होनी चाहिए, कितने गवाह पेश हो सकते हैं, और क्या फैसले के ऐन वक्त तक भी कोई गवाह कोर्ट में हाजिर हो सकता है। तो नीलेश भाई, कानून में कहीं ये नहीं है कि किसी एक केस में कितने गवाह होंगे, मिनिमम या मैक्सिमम नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी उस केस से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही गवाहों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस भी, दोनों में से जिसको भी लगता है कि ये गवाह उसके इस केस में उसके हक में फैसला करवा सकता है, वो उन गवाहों की एक लिस्ट तैयार करता है, और फिर उन गवाहों की लिस्ट दोनों में आदान प्रदान किया जाता है, तो डिफेंस में भी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में। और फिर उन गवाहों को कब कैसे बुलाना है, कोर्ट के जरिए सम्मन दिया जाता है या नोटिस दिया जाता है और बुलाया जाता है। तो गवाह एक भी हो सकते हैं, कई बार तो कोई गवाह ही नहीं होता है, और गवाह 1000 भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा गवाह, इसका मतलब है उतनी लंबी हियरिंग। मुझे पता है आपने ये सवाल क्यों पूछा, शायद आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस, तो उसमें अब जैसे टोटल 182 शायद गवाह है श्रद्धा केस में, जिसमें से अभी 70 या 75 गवाहों की गवाही बाकी है। अब ऐसा नहीं है कि गवाह एक बार जो फाइनल हो गए उसके बाद वही गवाह होंगे। अगर मान लीजिए केस की आखिरी हियरिंग चल रही है, यहाँ इवन कि फैसले का वक्त है, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गवाह मिलता है जो पूरे केस को बदल सकता है, तो कानून हमेशा ये कहता है कि उस गवाह को मौका ज़रूर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये अदालत को लगे कि आप एन टाइम पर अब फैसले का वक्त आ गया और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए फर्जी गवाह तैयार करके या तारीख ले लें, कोर्ट अगर ये यकीन कर लेता है तो फिर आपके खिलाफ एक्शन भी ले आ सकता है। तो गवाहों की तादाद कोई फिक्स नहीं है, और गवाह किसी भी केस के स्टेज पर आ सकते हैं। प्रशांत कुमार, इनका एक सवाल है कि डिटेंशन और अरेस्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो डिटेंशन का मतलब होता है एक तरह से हिरासत में रखना, रोकना, पूछना, और अरेस्ट का मतलब होता है ऑफिशियली आपकी गिरफ्तारी। डिटेंशन में जब किसी को डिटेन किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरेस्ट हो गया। जैसे किसी केस में पुलिस को शक है मुझ पर कि मैं शायद इस केस में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन उसके पास, पुलिस के पास इतना पुख्ता सबूत नहीं है कि मैं ही हूँ, तो अब शक तो है, सबूत नहीं है। तो ऐसी सूरत में शक को सबूत में बदलने के लिए पुलिस चाहे तो मुझे बुलाकर पूछताछ कर सकती है, और उस वक्त वो चाहे तो जितने घंटे पूछताछ कर सकती है। मुझे बिना अरेस्ट किए वे 24-48 घंटे भी बैठा कर रख सकती है, बीच में 1 घंटे की छोड़ देगी, ताकि ये भी ना हो कि भैया 24 घंटे से थाने में है, क्योंकि अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आपको डिटेन करते हैं तो उसमें ये शर्त नहीं होती, क्योंकि अगर मान लीजिए थाने में 24 घंटे से बैठाया हुआ है और अरेस्ट भी नहीं कर रहे, कोर्ट में पेश भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकती। पुलिस वाले कहेंगे भैया अरेस्ट कहाँ किया जो कोर्ट में पेश करना है, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बैठाए रखा है, कौन सा इनको अरेस्ट कर रखा है, जहाँ जाएँ हो आए। अब वो घर भी भेज देंगे, उसके बाद फिर फ़ोन आएगा या 2 पुलिस वाले आएंगे, ज़रूरी सवाल और याद आ गया, आओ जी दोबारा पूछताछ के लिए। तो डिटेन जब डाउट होता है लेकिन सबूत नहीं है पुख्ता, तो पुलिस कर सकती है और पूछताछ करती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं है। और अरेस्ट का मतलब है फिर तो पेपर पे आप अरेस्ट हो गए, और अरेस्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उस कोर्ट के अंदर पेश करना होगा जो उस जुरिडिक्शन में आता है। अगर 24 घंटे में
अरेस्टिंग का टाइम सपोज अगर FIR में दोपहर के 12 बजे है तो अगले दिन दोपहर 12:01 से पहले पहले आपको कोर्ट में पेश करना होगा। और अगर 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होता है और वो शख्स बेल का भी हकदार हो सकता है। लेकिन अरेस्टिंग टाइम मैच होना चाहिए। तो इसलिए कई बार पुलिस करती है कि अरेस्ट तो कर लिया सुबह, दिखाएगी शाम को। क्यों? अगले दिन शाम तक का टाइम मिल गया कोर्ट में पेश करने के लिए। नौशाद पाशा थैंक, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। जावेद अहमद थैंक यू सो मच। पारस तंवर थैंक यू सो मच। सचिन त्रिपाठी थैंक यू सो मच। रितेश यादव एक कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा आशु जैन, पौनी और प्राप्ति थैंक यू सो मच। पौनी और प्राप्ति खासतौर तुम दोनों का हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और नरेंद्र सुतार इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।